Good morning, students. In last few video lecture, we are started solution chapter, which is in the syllabus of class 12th. Okay. So in last video lecture, we already have discussed about what effect of temperature and solubility of gaseous in liquid. All this we have discussed in last lecture. Now today we are going to discuss about effect of pressure, that is Henry's law, which is important. Okay. सो हेनरीज लॉ होता क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया है, इसमें मैंने जो है वो नीचे जो है वो लिक्विड फिलअप किया है, ठीक है, दिस इज लिक्विड, एंड ऊपर जो है वो गैस फिल हुई है, ठीक है, दिस इज गैस, ओके, दिस इज गैस। नाउ यहां मैंने एक पिस्टन रख दिया है, ठीक है, और यहां मैंने एक वेट रख दिया। अब होगा क्या, जैसे पिस्टन नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स है, गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे किसमें, लिक्विड में, राइट। एंड एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगी। अब देखो यहां जो है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे मान लो मैंने लिया है वन बीकर वाटर, ठीक है, वन बीकर ऑफ वाटर आई हैव टेकन। नाउ आई एम पुटिंग 1 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, 1 स्पून शुगर जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं, राइट। अभी ये ऐड करने के बाद जैसे मैं स्टर करूंगा क्या होगा, शुगर मेरी सॉल्युबल हो जाएगी वाटर में। बाद में मैं क्या करूंगा, 2nd स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, 2nd स्पून ऑफ शुगर वो भी डालूंगा, वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। सो कहने का मतलब क्या है कि मैं डाल रहा हूं सॉल्युबल हो रही है, डाल रहा हूं सॉल्युबल हो रही है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो यहां भी क्या होगा, जैसे जैसे मैं वेट, जो पिस्टन जो वो नीचे आएगा, वेट मैंने रखा है, ठीक है, तो होगा क्या, जितनी भी गैसेस है वो क्या हो रही है आपकी वाटर में जो है, मतलब वाटर तो खैर नहीं है, ये जो लिक्विड है इसमें जो है वो डिसॉल्व हो रही है। सो ये प्रोसेस भी क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस। नाउ जितनी गैस जो है वो वाटर में आ रही है उतनी ही गैस जो है वो वेपराइज भी हो रही होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैं बोल सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, rate of dissolution is equal to what, rate of evaporation। मतलब मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं किसमें, लिक्विड में। तो 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो गए, लिक्विड से वेपराइज होंगे, मतलब 100 गए और 100 आए। तो एग्जैक्टली यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम, दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जितना डिसोशिएट हो रहा है उतना ही क्या होगा, एवोपरेशन। अब यहां एक और बीकर में ले रहा हूं, ठीक है, एक और बीकर में यहां ले रहा हूं और सेम प्रोसेस में यहां करवा रहा हूं, एक और बीकर में ले रहा हूं और सेम प्रोसेस में यहां करवा रहा हूं। क्या, तो नीचे में जो है वो मैंने लिक्विड को फिल किया है, ठीक है, आई हैव फिल्ड लिक्विड हियर, एंड ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें मैंने क्या किया है, गैसियस के पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स, ठीक है। यहां अब मैं चेंज यहां क्या करूंगा, तो यहां जो पिस्टन था उसके ऊपर वेट मैं बढ़ा दे रहा हूं, यहां मैंने एक ही वेट रखा था, यहां मैं वेट बढ़ा दूंगा। अब जैसे वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा पिस्टन और प्रेशर से नीचे आएगा, मतलब ये गैस के ऊपर और ज्यादा प्रेशर गिरेगा। सो क्या होगा, पहले हो रही थी 100 मॉलिक्यूल्स, कहने के लिए 100 है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि गिन के 100 जाती है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं बता रहा हूं। तो मान लो पहले हो रही थी 100, अभी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने वेट बढ़ा दिया है। तो जो गैस हो रही है, जो डिसोल्यूशन हो रहा है गैस का लिक्विड में, वो बढ़ जाएगा, और सेम एग्जैक्टली चीज क्या होगी, जो लिक्विड वेपराइज हो रहा था आपके गैसियस पार्टिकल में उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो यहां जो है वो एक नया इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, ठीक है, क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम जनरेट होगा जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एवोपरेशन।
मतलब यहाँ जो है वो एक नया इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। मान लो यहाँ 100 हो रही थी, तो यहाँ जो है वो नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। मान लो 300 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। अब 300 मॉलिक्यूल्स क्यों जा रहे हैं आपके लिक्विड में? बिकॉज आपने ऊपर जो है वो वेट बढ़ा दिया है। प्रेशर अगर वेट बढ़ा दिया है तो सीधी सी बात है पिस्टन और जोर से नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके वजह से जो है वो जो आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो और ज्यादा डिसोल्यूट हो गए आपके लिक्विड में, और लिक्विड का जो एवापोरेशन होगा वो भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है अगर ये इसमें ज्यादा आ रहा है तो एवापोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो जो हेनरीज लॉ स्टेट करता है वो क्या स्टेट करता है, तो वो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। सो हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है? तो द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, कितना मास ऑफ गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। मतलब आप ऊपर से कितना प्रेशर दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी गैस जो है वो आपके लिक्विड में डिसॉल्व होगी। जैसे हम लोग ने आगे के एग्जांपल में देखा, हम लोग ने पिस्टन के ऊपर क्या रखा था? एक पिस्टन के ऊपर वेट हमने क्या रखा था? कम। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रही थी? 100 मॉलिक्यूल्स। हम लोग समझने के लिए बोल रहे थे 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे थे गैस लिक्विड में। जबकि हमने पिस्टन पे जो है वो वेट बढ़ा दिया था, तो एग्जैक्टली वहां क्या हुआ? तो आपकी जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ गए थे डिसॉल्व होना। मतलब आप जो ऊपर वेट रख रहे हो, ठीक है, जो प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, प्रेशर दे रहे हो, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो कितना मास आपका गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ठीक है, सो मैं ये लिख सकता हूं क्या? जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। ठीक है, बिकॉज जितना मास में ऊपर रखूंगा उतना ज्यादा प्रेशर, और उतना ज्यादा प्रेशर तो आपका जो डिसॉल्व्ड गैस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नाउ यहां जो है वो एक चीज मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मास जो होता है, चलो ठीक है, क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है पर्टिकुलर गैस और गैस का फाइंड करना, तो गैस का तो क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड, क्योंकि यहाँ गैस ले रहे और लिक्विड ले रहे, ये चीज होगा। ठीक है, सो यहाँ क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना? मतलब जितना नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा उतना आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़े उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल जितना हम बढ़ा रहे हैं उतने पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और जितना पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना मास बढ़ेगा। सो कहने का मतलब क्या है? मास जो है वो सीधा सीधा रिलेट करता है किससे? आपके मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ m के जगह पर जो है वो मैं मोल फ्रैक्शन भी जो है वो लिख सकता हूं। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर। ठीक है, यहां से मैं प्रोपोर्शनल साइन निकाल रहा हूं, तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं k से डिनोट कर रहा हूं। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू k इंटू p। ओके, नाउ k को इस तरफ लेकर आओ, सो क्या हो जाएगा? 1/k इंटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? p। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/k इंटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू p। ठीक है, अब 1/k को जो है यहां लिख देता हूं मैं, 1/k को मैं kh ले रहा हूं। ठीक है, कैपिटल kh। तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इंटू kh इज इक्वल टू p। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू kh। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रेशर। टोटल प्रेशर आप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और ये kh जो है, kh होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, kh इज व्हाट? हेनरीज कांस्टेंट। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इक्वेशन से हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो अगर, ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, ये लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी। यहां अगर y के बारे में बात करें तो y एक्सिस पे जाएगा p। ठीक है, सो मैं ले रहा हूं y एक्सिस पे p। ओके, x एक्सिस पे मेरा रहेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में ले रहा हूं, तो
mx प्लस सी मतलब यहाँ 0 है, तो मेरा किसी भी तरह का इंटरसेप्ट नहीं है। c इज व्हाट, इंटरसेप्ट। तो मेरा जो ग्राफ है वो पास होगा कहाँ से, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। जो ग्राफ जो है मेरा वो पास होगा ओरिजिन से। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो m क्या बताता है आपको, स्लोप। सो मेरा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, kh, ठीक है। यहां c की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो किसी भी तरह का इंटरसेप्ट नहीं होगा। c आपको क्या बताता है, इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है। सो यहाँ c की वैल्यू 0 है। सो मेरा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा, ना कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ग्राफ, ओके। चलो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस in the production of carbonated beverages to increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda water, beer, champagne, etc. The bottles are sealed under high pressure. When the bottle is opened to air, the partial pressure of CO2 decreases. As a result, solubility and hence CO2 bubbles out. आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, राइट। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में क्या होता है, जो आपका लिक्विड होता है उसमें जो है वो प्रेशराइज करके गैस को फिल किया जाता है, ठीक है। प्रेशराइज करके गैस को अंदर फिल किया जाएगा। इसी के वजह से आप जब उसको ओपन करते हो तो वो एकदम से आवाज करती है, राइट, एकदम से आवाज करती है। उसका रीजन क्या है, तो ये जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज करेगा अंदर, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वो दोनों प्रेशर को इक्वलाइज करेगी, वो न्यूट्रलाइज करेगी। इसी की वजह से क्या होगा, जैसे आप खोलोगे तो वो प्रेशर क्या करेगा, बाहर निकलेगा, राइट। उसी के वजह से जो है वो आपका CO2 के बबल्स, जो डिसॉल्व्ड गैस है CO2 की, किस में, आपके लिक्विड में, वो बबल के फॉर्म में जो है वो ऊपर आते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल या बेवरेजेस जो है वो ओपन करते हो और ग्लास में पोर करोगे तो नीचे से ऊपर बबल्स आते हैं। वो किसके होते हैं, CO2 के होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो क्या करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अपना प्रेशर को मेंटेन करने की ट्राई करता है, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल और वन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सेकंड इज व्हाट, इन द डीप सी डाइविंग, deep sea divers or scuba divers depend upon compressed air for their oxygen supply. Thus, both N2 and O2 will dissolve considerably in the blood and other body fluids. ठीक है, यहाँ देखो होता क्या है, मान लो ये डीप सी है, राइट। अब होता क्या है, हमें पता है कि ऊपर जो है वो प्रेशर अलग रहेगा और डीप सी मतलब अंदर जो है वो प्रेशर अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या होता है, तो नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, राइट। इसीलिए क्या करते हैं, तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जो है उनकी जो बॉटल्स होती है, ठीक है, वो लेकर जाते हैं नीचे। अब होता क्या है, यहाँ नीचे जाने के बाद क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, राइट। सीधी सी बात है, ऊपर प्रेशर कम है और नीचे जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ स्कूबा डाइवर्स क्या करेंगे, अब देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनहेल नाइट्रोजन भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी कर रहे हैं यहाँ मिड सी में, ठीक है। तो इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी जा रहा है। और हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो आगे जाके अपना फंक्शन दिखाता है, राइट। जो आगे कन्वर्ट होना है वो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो आपकी बॉडी में जैसे का वैसा रहता है, राइट। और ये मत सोचना कि नाइट्रोजन को हम ब्रेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, सो वी कैन नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है, नाइट्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम्स है उसमें क्या रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, तो कंप्रेस्ड, नाइट्रोजन कंप्रेस हुआ है। क्यों कंप्रेस हुआ है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक आपका जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, राइट। अब क्या होगा, तो जैसे स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा, जैसे स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो यहाँ ऑक्सीजन का काम तो हो चुका था, राइट। ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो चुकी है आपकी बॉडी में, लेकिन नाइट्रोजन जैसे की वैसी थी। जैसे आप ऊपर आओगे प्रेशर कम होगा, राइट, और ऊपर जैसे आए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। तो नाइट्रोजन जो कंप्रेस थी वो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी, वो ओपन अप हो जाएगी, मतलब वो फिर क्या हो जाएगी, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने की ट्राई करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर द मेटाबॉलिज्म बट N2 विल रिमेन डिसॉल्व, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में डिसॉल्व रहेगी N2 ब्लड में। उसके बाद क्या होगा, तो जैसे आप ऊपर आओगे, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे, तो इट विल फॉर्म बबल्स व्हेन द डाइवर कम टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
These bubble affect nerve impulses and give rise to disease called bends. और यही जो bends आते हैं, ठीक है, तो वो बबल फॉर्म में आपका बाहर निकलने की ट्राई करेगी और उसी की वजह से आपके बॉडी में बेंड्स आएंगे, तो उसी को हम बेंड्स बोलते हैं। और डिकम्प्रेशन सिकनेस, इसी को हम डिकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ एंड द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।